ठीक है, तो बाकी लोग लग रहा है सबने सॉल्व कर लिया क्या? तो आपने ट्राई किया है? ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चंस हैं इसमें टोटल कितने 88 क्वेश्चन है, शायद 88 है ना? तो जो भी क्वेश्चंस आपने ट्राई किए हैं, जो डाउट्स है बताइए। अगर आज मान लो अगर कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ तो फिर कल डिस्कस करेंगे उसको, मैं एक बार देख लूंगा। जी जी, एक मिनट इसको थोड़ा ओपन करता हूँ लिंक पीडीएफ वाले में। PDF वाले में ओपन करेंगे। ये इसको हटाएंगे कैसे? ये अगर हटा दें ये सब बात तो चलो ठीक है, ऐसे तो लिख तो इस पे भी सकता हूँ मैं। यहाँ से ये लिखने का ऑप्शन आ गया। ये ये था, आ गया लिखने का ऑप्शन। यहाँ सेटअप ये लिखने का ना, पेन। मुझे लग रहा है ऐसा स्लो चल रहा है यहाँ पे, देखते हैं। ठीक है, लिख तो सकते हैं इसको। चलिए बताइए, अब 19 डाउट है ना, तो ऐसे ही देखते हैं। 19, तो ये डाउट है आपका ना। चलिए, सो 19 क्या कह रहा है कि ए एक 5x5 मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्रीज। अभी आवाज क्लियर आ रही है? इसको ऊपर करो माइक। आ रही है ना? ठीक है ना? नहीं तो इसको सो ओके। तो ए वी ए 5x5 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज सच दैट sum of entries in each row of A is 1, then the sum of all the entries of A cube is ओके। 5x5 की एक मैट्रिक्स है जिसमें ईच रो का सम 1 है ना? तो इसका ये मतलब है कि 1 एक आइगन वैल्यू होगी, राइट? ये थ्योरम है ना। 1 आइगन वैल्यू किसकी है? ए की। तो ए क्यूब की आइगन वैल्यू क्या होगी? हाँ, 1 तो होगी। सो 1 इज द 1 आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यूब। बट ये 5x5 की मैट्रिक्स है, तो बोल रहा है देन सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इन ए क्यूब। ए क्यूब में सम ऑफ ऑल एंट्रीज, अच्छा ऑल एंट्रीज बोल रहा है वहां पे रो का देखा है। इसको देखिए कौन है, कौन बाहर जाकर बात कर लीजिए, बाहर जाकर। सो
क्या होगा? इसे बोला सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए क्यूब, ए क्यूब के सारे एंट्रीज का सम क्या होगा? तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा नहीं। अगर मान लो हम कोई वैसे ना जाए, मतलब अगर ट्रेडिशनल वे में सोचे तो एक हम ए 5x5 का बना ले जिसमें हर रो की सम 1 हो जाए, और अगर आप उसमें ए क्यूब निकालने की कोशिश करो तो क्या होगा? आ जाएगी ना, ठीक है चलिए। तो पहले देखना है कि इसने बोला है कि ए बी द 5x5 मैट्रिक्स सच दैट सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो ऑफ ए इज 1। चलो आइडेंटिटी इनिशियली अज्यूम करते हैं, तो ए क्यूब आइडेंटिटी आ गई। तो एग्जाम्पल चूंकि ऑप्शंस को डिस्कार्ड करता है ना, तो अगर आइडेंटिटी आ गई तो उसके सारे एलिमेंट का सम कितना आ जाएगा? 5। तो डी बी ए आउट हो गया, क्योंकि वन एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स, राइट? तो हमने आइडेंटिटी लिया ए को, तो आइडेंटिटी सुटेबल एग्जाम्पल। ए क्यूब निकाला, आइडेंटिटी आएगी, आइडेंटिटी में समझ 5 है, तो आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स ऑल। मतलब कि हमने बस एक ही केस कंसीडर कर लिया ना, जो सिंपल सा। हाँ, और इससे क्या फायदा हुआ? अब कोई भी मैट्रिक्स अब लेके देखो आप, उसके सम ऑफ ईच एंट्री 5 ही आएगी, क्योंकि ये आउट कर दिया ना। ये जो अप्रोच अभी आपने बताया या हमने डिस्कस किया, ये एंट्रेंस अप्रोच है, क्योंकि सब्जेक्टिव में ऐसा आप करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, जो हमने अभी किया है। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है तो उससे करेंगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट अप्रोच टू प्रूफ। वहां सब्जेक्टिव में लोग प्रूफ एक्सपेक्ट करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव में लोग करेक्ट आंसर एक्सपेक्ट। हमने क्या किया, बाकी 3 को गलत दिखा दिया, तो इसीलिए सी वाला सही है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच सही है। एंट्रेंस में इस तरह टाइम सेव होता है, तो यही अच्छा है, क्योंकि हमें कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं एंट्रेंस में। दिस इज फाइन, ठीक है। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए। 21st किसका था? एक मिस कॉल भी आया था, उसको भी फोन कर लीजिए। तो ए बी बी, देखिए कैपिटल एस बना सकते हैं, कैपिटल एस। सो ए बी बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट ए बी ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल है आपका आई माइनस बी ए स्क्वायर के, ठीक है। ए बी कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है जहां पे बी ए प्लस बी स्क्वायर आई माइनस बी ए स्क्वायर है, ओके। और पूछ क्या रहा है, which of the following is always true? A नॉन सिंगुलर होगा, B नॉन सिंगुलर होगा, A प्लस बी नॉन सिंगुलर होगा, या ए बी नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो फिर से हम लोग थोड़े से एंट्रेंस अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल सोचते हैं। बताइए कोई सुटेबल एग्जाम्पल जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। एन आप फिक्स कर लीजिए, कुछ भी 2 या 3 अपनी मर्जी से फिक्स कर सकते हैं। तो कोई सुटेबल एग्जाम्पल बना सकते हैं हम लोग। What if I choose A and B both as identity matrix? क्या सेटिस्फाई करेगी? मान लो ए बी दोनों आइडेंटिटी लेते हैं अभी, ओके है। एन क्रॉस एन मैट्रिक्स जहां ऐसा हो रहा है जहां पे आइडेंटिटी है, अभी मैं मान लेता हूं कि दोनों आइडेंटिटी है, तो उससे आप ये, चूंकि एग्जांपल लेना हो, एग्जांपल विल प्रूव रॉन्ग। ट्रू मतलब एग्जांपल ट्रू प्रूव नहीं करेगा, फॉल्स प्रूव कर सकता है, ठीक है ना। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया ए नॉन सिंगुलर, बी नॉन सिंगुलर, ए प्लस बी नॉन सिंगुलर, ए बी नॉन सिंगुलर, चारों जो एग्जांपल हमने अभी सोचे हैं उसके लिए चारों ऑप्शन, मतलब कोई डिस्कार्ड नहीं हुआ, ऑल आर द करेक्ट हो गया। तो एग्जांपल कभी करेक्ट होने की गारंटी नहीं देगा, अगर कोई ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता तो वो पक्का आउट हो जाता। तो ये जो हमने कंसीडर किया, दिस इज नॉट हेल्पफुल इन दिस क्वेश्चन। वो जो हमने अज्यूम किया ए बी आइडेंटिटी दोनों, वो हेल्पफुल नहीं है। चलो कुछ और सोच के देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं ऐसा करूं, ए मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स ले लेता हूं और बी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी ले लेता हूं, वर्क करेगी? ए इज 0 मैट्रिक्स एंड बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए, तो ए को 0 मैट्रिक्स लेते हैं, बी को आइडेंटिटी लेते हैं, अब वर्क कर रही है। अब इसके लिए सोचिए कोई ना कोई ऑप्शन आउट हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने बी को 0 लिया, बी को आइडेंटिटी लिया, ए को 0 लिया, ए को 0 मैट्रिक्स लिया, तो ए को 0 लिया था मैंने, ए को 0 लिया है, हाँ। तो ए को 0 लिया तो कह रहा है ए नॉन सिंगुलर है, तो ए ऑप्शन आउट हो गया। और अभी डी ऑप्शन, तो ए और डी आउट हो गया। तो अब या तो बी सही है या सी सही है, ठीक। चलिए, सो ए एंड डी आउट हो गया, तो अब बी डी में से कोई एक सही होगा। तो बी इज नॉन सिंगुलर या ए प्लस बी इज नॉन सिंगुलर,
ओके, तो अब थोड़े और कुछ सोचते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग. सो नाउ अच्छा एक काम कर सकते हैं, तो आसान था ना इसमें, मैं ऐसा करता अगर, चलो थोड़े से मैं उस पर आता हूँ अब. सो इसको अगर लिखूँ मैं बी ए, और यहाँ बी ए है, यहाँ बी है, अगर आप इसको इधर बुला लेंगे, चलिए मैं चलिए देखिए. सो यहाँ है, इधर लिखता हूं मैं बी ए बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी. ठीक है यहाँ पे. अब देखिए अगर मैं यहाँ से बी मैट्रिक्स कॉमन लेता हूं तो ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर, यही आ गया ना. दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. लेफ्ट साइड से बी कॉमन लिया, सो यहाँ से बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, सो बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर. अब यहाँ से क्या हुआ कि अभी हमारे पास ये आ गया, और अगर मैं डिटर्मिनेंट लगाऊं तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर इज 1. तो यहाँ से डिटर्मिनेंट बी 0 और डिटर्मिनेंट a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर इज, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं 0 मान के कर रहा हूँ, एक मिनट सॉरी. मुझे लगा मैं दिमाग में ना 0 चल गया, तो दो नंबर प्रोडक्ट 0 ना, ऐसा नहीं. तो यहाँ पे क्या है कि अभी तो ये नॉन जीरो है ना, तो क्या होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट नॉन जीरो, इसका क्या मतलब है, तो ये तो गारंटी हो गया क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट नॉन जीरो है. तो दिस इज नॉन जीरो एंड, और नहीं, जैसे जब जीरो होता तो हम और लिखते हैं कि दिस इज जीरो और दिस इज जीरो. अब ये नॉन जीरो है, सो दिस इज नॉन जीरो एंड a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, दोनों नॉन जीरो होगा. अब हम ऑप्शन के बारे में सोचते हैं, तो ये ऑप्शन है, ये एमसी, हाँ हाँ बी तो ऑलवेज ट्रू हो गया ना, बी को गारंटी मिल गई यहाँ से बी की, तो है ना, क्योंकि प्रोडक्ट दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो ये तो श्योरली ट्रू है. एंड हो सकता है, अब देखिए यहाँ पे अब कैसे गलत हो सकता है, तो ए मैं अगर ऐसा एग्जांपल लूं जहां पे, है ना, मतलब हो सकता है ए का मान लो डिटर्मिनेंट -1 आया, बी का 1 आया, तो उस केस में कहने का मतलब, सॉरी कहने का मतलब, मान लो ए की आइगन वैल्यू -1 आ गई, बी की आइगन वैल्यू 1 आ गई, ऐसा कुछ केस हो तो सम की आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वो सिंगुलर हो सकता है, बनाया जा सकता है, बट बी हमेशा नॉन सिंगुलर होगा. यहाँ चूंकि प्रूव ही हो गया बी ऑप्शन ट्रू है, यहाँ से क्या प्रूव ही कर दिया हमने कि जो, सॉरी हाँ बी ऑप्शन ट्रू है उसको प्रूव कर दिया, तो प्रूफ एक ऑप्शन आप कर देंगे दैट्स ओके. बाकी ऑप्शन अगर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बाकी ऑप्शन पे सोचना ही नहीं है. कब, अगर आप प्रूव कर पा रहे कोई ऑप्शन ट्रू तब. अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आपको बाकी ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना होगा, क्योंकि एग्जाम्पल विल ऑलवेज से फॉल्स, ट्रू की गारंटी नहीं दे सकता वो, ये है. तो भी सही है, ओके. हाँ नेक्स्ट बताइए. 35. अरे मैं तो एंड में ही पहुंच गया, बस भाई तो ये है ना, ओके. अब ये कह रहा है कि आपको x एक वेक्टर है, x1 x2 x3, y वेक्टर है y1 y2 y3 R क्यूब से, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है,
तो एक्स वाई वैक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट है एक्चुअली। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इन्होंने आपको दिए, पूछ रहा है v इज अ स्पैन ऑफ एक्स वाई, और v जो स्पैन है एक्स वाई का, ओके, सो v इज अ स्पैन ऑफ एक्स वाई। तो पूछ क्या रहा है कि v इज द सेट ऑफ u v w सच दैट दिस इज 0। तो स्पैन ऑफ एक्स वाई का क्या मतलब है, ये v स्पैन है एक्स वाई का, इसका क्या मतलब है? एनी एलिमेंट ऑफ v कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y, है ना, एक्स वाई वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। तो पूछना है जरा v कौन सा स्पेस है। तो देखो इसको भी मैं शॉर्टकट से सॉल्व करूंगा। तो आर क्यू का कोई दो वेक्टर आप बनाइए जो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो। आप मुझे बताइए दो ऑप्शन ऐसे जो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो। हाँ, दो वेक्टर बताओ जो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो। नहीं, एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं हम, एग्जाम्पल से ही सॉल्व कर रहे हैं। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही करूंगा अभी। सो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज दैट x एंड व्हाट इज दैट y विच आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। आसान से कुछ नहीं है, 1 0 0 0 1 0, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि दो वेक्टर है ना, तो डिपेंडेंट होने का मतलब मल्टीपल, एग्जैक्टली मल्टीपल होगा तभी डिपेंडेंट होगा, वरना इंडिपेंडेंट ही होगा वो, दो वेक्टर है तो। सो ये हम ले लिया अभी अपने कंफर्ट के लिए, एग्जांपल चूज किया। अब हमारे पास डेल्टा 1 है, बताइए डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आएगी और डेल्टा 3 की वैल्यू क्या होगी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। x2 y3 माइनस y2, डेल्टा 3 है x1 y2 x1 y2, ठीक है, हाँ 1 आ जाएगी बाकी 0, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए v क्या है, v इज द स्पैन ऑफ 1 0 0 0 1 0 सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो v यहाँ से किसके इक्वल होगा, स्पैन ऑफ दिस टू, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या बनेगा, दिस टाइम x प्लस दिस टाइम y, है ना, मतलब यहाँ पे हाँ मान लो ऐसा है, तो आपका क्या आ गया ये अल्फा कॉमा बीटा कॉमा 0, और ये किसके इक्वल है, ये आर स्क्वायर के ही तो इक्वल है, चेक कीजिए। सो ये v जो है आर स्क्वायर है। अब आपसे पूछना ये चाह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, सो v इज द सेट ऑफ यू बी डब्ल्यू सच दैट। तो अभी यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या क्या निकल के आ गया, यू बी डब्ल्यू वैसा है, सो विच वन इज आर स्क्वायर, आपको ये देखना है इनमें से किसका डायमेंशन 2 है, अब चेक करके बताओ जरा। तो वैल्यूज, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं चारों ऑप्शन को लिख देता हूँ, है ना। सो आप ये वैल्यूज पुट कीजिए, आप क्या कीजिए, सो दीज वैल्यूज, आप ये वैल्यूज ना पुट करो इसमें। तो ऑप्शन ए क्या बनेगा, v इज इक्वल टू वट यू वी डब्ल्यू सच दैट, ऐसे लिखता हूं मैं यू वी डब्ल्यू सच दैट, क्या आएगा वहां पे, बचेगा क्या, अच्छा तो इसमें सब में ये आ जाएगा 0 0 एंड 1, इसका क्या मतलब, नहीं आई मीन सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आया, हाँ मतलब यहाँ पे तो अभी ये है कि ये आपके पास है यू भी डब्ल्यू सच दैट डेल्टा 1 0 डेल्टा 0, तो आएगा w इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी v इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा तो सब तो सेम ही बन गया फिर तो यहाँ पे, तो उससे कुछ नया नहीं था। ये एग्जाम्पल एक्चुअली बहुत ज्यादा हमें हेल्प नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर मैं इसको पुट करूं तो क्या बन के आ जाएगी ये, तो ये बन के आ गया आपके पास u भी
0। तो फिर से वही चीज हो गया जो पिछले बार हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, ए को आइडेंटिटी लिया था, बी को आइडेंटिटी लिया, तो सारे ऑप्शन ट्रू ही आ गए थे। लेकिन जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ट्रू की गारंटी नहीं है, फॉल्स की गारंटी है। तो ये एग्जाम्पल किसी को भी फॉल्स नहीं कह रहा है, तो मतलब ये एक ट्रिवियल एग्जाम्पल हो गया, तो हमें कुछ नॉन ट्रिवियल लेके सोचना पड़ेगा। चलिए कुछ नॉन, हाँ उस, हाँ वैसे कर सकते हैं। तो जैसे आप 1 1 0 ले लो और 0 1 0 ले लिया, चलिए फिर क्या आएगा? तो उसे फिर हमें डेल्टा 1 डेल्टा 3 सोचना पड़े, फिर डेल्टा 1 भी 1 आ जाएगा पक्का ना, देख लीजिए एक बारी। एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें देखना है कि डायमेंशन 2 क्या आएगी, तो उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं, करके देखते हैं। तो इससे क्या बनेगा, स्पैन ऑफ दिस, और ये कुछ डिटर्मिनेंट टाइप का नहीं लग रहा आपको? डेल्टा 1 इज डिटर्मिनेंट, कुछ इस तरह से है ना? ओके, वैसे भी कर सकते हैं, तो इससे करके देखते हैं, तो फिर थ्योरेटिकली सोचेंगे। तो अभी आप ये लिखोगे, हमने 1 1 इसको लिया ना, सो 1 1 0 ले लिया मान लो, तो यहाँ 1 1 0 है क्या? हाँ, क्या नहीं बन, हाँ तो क्या आएगी डायमेंशन इसकी फिर? नहीं एक मिनट, तो यहाँ था अल्फा प्लस बीटा कॉमा बीटा आ जाएगा ना ये, नहीं अल्फा कॉमा, हाँ कॉमा 0, इस टाइप का एलिमेंट आ गया। अब इस केस में भी क्या बन रहा है आपका? ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या बन रहा है। तो क्या क्या बन रहा है पहला ऑप्शन? एक मिनट, आपने डेल्टा 1 गलत नहीं निकाले हैं, x2 y3 0 है, माइनस y2 x3, तो 0 होगा डेल्टा 1, चेक कीजिए, है ना? डेल्टा 2 क्या आएगी, x1 y3 0, y1 x3, ये भी 0 है एक्चुअली। फिर कुछ नया नहीं मिल रहा, कुछ नया नहीं मिल रहा ना, इससे तो नया नहीं मिल रहा कुछ, लेकिन इसके थ्रू आता तो वही, यहाँ पे ठीक है। तो कुछ ऐसा ले ले जहाँ पे दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट था। नहीं तो एक काम करते हैं, ये वैल्यू सीधा सीधा पुट कर देते हैं। अब एक काम कीजिए कि यू वी डब्ल्यू को डायरेक्टली हम अच्छा एक ऑप्शन में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डायरेक्टली एग्जांपल ना लिखने बजाय हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सब यहाँ पुट कर दें, तो उस पर क्या आएगा, एंड देन कौन सारे टर्म्स? कि आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं? आपसे यही पूछना चाह रहा है ना कि V4 में से कौन सा सही, इसका क्या मतलब, ये पूछना क्या चाह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल इज स्पैन ऑफ एक्स वाई, कौन सा इनमें से एक्स वाई का स्पैन है? एक्स वाई स्पैन ऑफ एक्स वाई क्या मतलब है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स वाई ना। तो जिसको आप ब्रेक कर पाएंगे, इसमें क्या होना चाहिए अगर वैसे दिखे आप, हम जो कर रहे हैं हमें क्या देखना है, मैं जनरल जनरल करता हूँ सॉल्व, ठीक है, एग्जाम्पल छोड़ के। यहाँ पे जैसे इसने कह रखा है x1 x2 x3, और यहाँ होगा y1 y2 y3, ठीक। इसका स्पैन लेंगे तो सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन आप लेंगे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा टाइम इस तरह से कुछ, या अल्फा 1 ले लो फॉर एग्जांपल, सो x1 x2 x3 प्लस बीटा टाइम कर सकते हैं, या वाई अल्फा 2 ले सकते हैं,
तो यहाँ सिर्फ अल्फा लेंगे तो ये है। अब इसको ब्रेक करेंगे क्या होगा, तो अल्फा x1 बीटा y1 फिर अल्फा x2 बीटा, इस तरह से बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह कौन सा बनेगा, तो ये इजीली हो जाएगा, पता है इस तरह से करेंगे हम। तो इसमें क्या आएगा कि आपको क्या नोटिस करना है, आपको ये नोटिस करना है कि जब ये चार ऑप्शन में से डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री पुट करने के बाद विच वन विल बी लाइक दिस। यहाँ नोटिस करो ये जो अल्फा है ये सबका कोइफिशिएंट है, तो यहाँ भी जब आप पुट कर देंगे डेल्टा डेल्टा टू, तो जो कोइफिशिएंट आने चाहिए हमारे पास, किसका कोइफिशिएंट, x1 x2 के टर्म में आएगा ये सेट ऑफ यू वी डब्ल्यू है, v में वेक्टर है यू वी डब्ल्यू, जिस तरह से ये हो रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अच्छा ऑप्शन तुम देखो इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ एक बार माइनस है, यहाँ माइनस है। हाँ अच्छा, पहली कंडीशन हम कहाँ यूज कर रहे हैं, अभी कहीं यूज नहीं कर रहे ना, एग्जाम्पल नहीं ले रहे, तो कि दिस टू आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो तो तब आएगा जब कहीं पे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई मान लो जीरो होता है, सो दिस विल इम्प्लाई अल्फा इज जीरो एंड बीटा इज जीरो। सो ये यूज कर पाएंगे हम जब एक्स वाई लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये एंड में यहाँ पे कहीं आएगा जब हम लोग ये यहाँ से निकल के आएगा कुछ, वही बोल रहा हूँ, इस तरह के टर्म्स वहां बनेंगे, समथिंग टाइम एक्स प्लस समथिंग टाइम वाई। y is the span of v is the span of xy। तो स्पैन का मतलब है कि जस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन है इसके एलिमेंट, तो v के जितने भी एलिमेंट है xy के लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो आप देखो कब लिख सकते हो xy के लीनियर कॉम्बिनेशन में इन एलिमेंट्स को, सो कैन यू राइट दीज एलिमेंट्स एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ xy, यही तो चेक करना है हमें। तो आपने सॉल्व, आपने ट्राई किए थे पुट करके, जब आपने ट्राई किए हो घर पे, कि आपने ऐसे डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री पुट किया था यहाँ पे। हम्म नहीं, फिर कुछ ना कुछ इस इक्वेशन से इम्प्लाई तो होगा, क्योंकि ये इक्वेशन क्यों दे रखा है कि इसको यहाँ से आप, जैसे अभी मैं अगर ऐसा करूँ यहाँ पुट कर दूँ, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, u निकाल के पुट कर सकते हैं यहाँ पे v के टर्म में, तो u v में आ जाएगा। तो सबको आप रिड्यूस कर सकते हैं दो वेरिएबल में, मतलब डायमेंशन टू में आप। व्हाट अबाउट डेल्टा वन डेल्टा टू, ये चीज़ है। सेट ऑफ यूवी, तो यूवी जीरो यूवी जीरो यूवी जीरो हो गया। नहीं, ये सॉल्व करके समझ आएगा, रुको ट्राई करके देखते हैं।
तो हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास दो वेक्टर दे रखा है एक्स वाई और वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आपको दे रखा है, वी स्पैन है एक्स वाई का। सो वी किसके इक्वल आएगा? सो मतलब ये बोलना चाह रहा है किसको आप लिख सकते हो एक्स वाई के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो उसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे ना। हाँ, फिर x2 वाले टर्म कॉमन ले लेंगे मान लो। हाँ ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यू बी डब्ल्यू तो नंबर है ना, यहाँ तो नंबर है, वेक्टर नहीं है ना, यू बी डब्ल्यू वेक्टर नहीं है। हाँ हाँ, तो ये तब पता चलेगा जब हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 पुट करेंगे। तो हमने जो एग्जांपल लिए थे वो तो ट्रिवियल हो गया था, और नॉन ट्रिवियल अगर आप लोगे, ऐसा नॉन ट्रिवियल लो कि तीनों मान लो कुछ ऐसा हो जाए जैसे हम सोच रहे थे ना। सो जैसे हम देख रहे थे, मान लो अगर ऐसा ले लूँ, सिर्फ इंडिपेंडेंट ही लेना है ना मुझे। सो अगर हम x को रखते हैं मान लो 1 1 1 और y को रखते हैं 0 0 1 या 0 1 1 भी रख सकते हैं आप, तो भी इंडिपेंडेंट होगा ना ये, है तो। इसके हिसाब से क्या आएगा, चलो एक बार और ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो अगले क्लास में करेंगे। सो अब बताइए डेल्टा 2 क्या होगा, x2 1 है y3 1 है, तो 1 माइनस 1 फिर 0 हो जाएगी है ना, y2 x3। अच्छा, इसको अगर मैं 0 रखूँ तो मान लो ये 0 है। अब तो यहाँ पे x2 y3 और y2 x3 है ना, तो ये 1 हो गया। डेल्टा 2 है x1 y3 1 y1 है ना, तो ये 1 हो गया। और x1 y2 और y1 x2, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला ऑप्शन में क्या कंडीशन आएगी, कंडीशन देख रहा हूँ जस्ट मैं, डेल्टा 3 0 कर दीजिए आप, तो आया u इज इक्वल टू वी, यही है ना। ओके, और दूसरे में क्या बनेगा, ऐसी कुछ यहाँ भी, यहाँ u इज इक्वल टू माइनस वी और यहाँ आ जाएगा माइनस वी। ओके, तो अब यहाँ से क्या हुआ, तो u भी w में इन दोनों ऑप्शन में बने u w, ऐसा बन गया ये v। अब बोलना चाह रहा है क्या ये स्पैन है एक्स वाई का, तो एक्स वाई का स्पैन कब होता, इस केस में एक्स वाई का स्पैन क्या बनेगा, अगर यहां से देखें हम, स्पैन ऑफ एक्स वाई करोगे तो क्या आएगा, अल्फा 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 प्लस बीटा। ये अल्फा अल्फा इक्वल है ना, तो किन दोनों में इक्वल आ रहा है, देखिए यहाँ देखिए u माइनस यू और यहाँ है w। ठीक, अब आप चेक करो a b c d, यही था ना कंडीशंस, तो यहाँ क्या हो रहा है, अल्फा अल्फा इक्वल है ना, जब स्पैन एक्स वाई का ले रहे हैं तो अल्फा 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 प्लस बीटा हो रहा है, तो पहले दो कोऑर्डिनेट किस में इक्वल आ रहे हैं, तो इससे सी डी आउट हो गया। ठीक, तो अब हमें ये श्योर हो गया कि सी डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, अब ए या बी करेक्ट है। ऐसी एक और एग्जांपल लूंगा, तो जैसे हमने शुरू में एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 लिया, उससे कोई ऑप्शन आउट नहीं हुआ, तो वो एग्जांपल हेल्पफुल नहीं रहा। ये एग्जांपल हेल्पफुल है सी डी को डिस्कार्ड करने में। अब फिर से एक दूसरा बना लेते हैं, देखो
अब आपको मैं दूसरा बना के दिखाता हूँ इसी में। सो ऐसे करके एक और एग्जांपल लेंगे तो हमें पता है कि अब सी डी गलत हो चुका है। सो वी नो दैट सी इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, ए भी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आप एक नॉन ट्रिवियल एग्जांपल होगा, ट्रिवियल वर्क नहीं कर रहा। सो एक्स अगर मैं लेता हूँ मान लो 1 2 3 और वाई लेता हूँ मैं 3 2 1, मान लो इस तरह से, या कुछ अलग बना सकते हो आप चाहो तो, है ना। तो आप चाहो तो इसको 1 1 1 बना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 1। आपको ये देखना पड़ेगा इस तरह से कब बनेंगे। अच्छा अभी जो आप कह रहे थे उस समय जो हम ले रहे थे, एक मिनट, अगर मैं वही फिर से एक एग्जांपल जो हम पहले लिए थे, x 1 1 1 और y 0 0 1 लिया था मैंने, तो इसमें आपने कहा था सिर्फ डेल्टा 1 1 आ रहा था, क्या 1 आ रहा था, कौन सा एक 1 आ रहा था ना बस, कौन सा 1 आ रहा था, ये अभी लिया था हमने, ये इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं, हाँ। कोई एक नॉन जीरो आ रहा हो, कौन सा नॉन जीरो आ रहा है, डेल्टा 2 1 आ गया ना, चलिए चेक कर लीजिए। डेल्टा 1 x2 y3, x2 y3 माइनस y2 x3 तो जीरो हो गया। डेल्टा 2 हो गया x1 y3 माइनस y1, तो ये 1 हो गया। थर्ड में x1 y2 माइनस y1, हाँ ठीक है, तो ये भी 1 हो गया ना। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा हमें, अगर इससे आपसे पूछूं मैं, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नाउ, ये आ गया। अब सिर्फ ए बी में देखना है हमें, ए बी में कंडीशन क्या आएगी, हाँ दूसरे में उल्टा आएगी ना, हो गया काम। सो v इज इक्वल टू डब्ल्यू ए ऑप्शन में, और v ऑप्शन में क्या आ रहा है, बस हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप देखो, तो हमने ये ऑप्शन बनाया, इस तरह से हुआ। अब आप क्या करो, यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन लो, नाउ यू टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई। तो इसका एक्स वाई का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, स्पैन लो आप। सो यहाँ से v आएगा अल्फा टाइम, हाँ ओके चलिए एक मिनट, तो अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो ये दो कोऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए, तो यू भी डब्ल्यू में दो कोऑर्डिनेट इक्वल कब हो रहे हैं, तो ये आउट हो गया, तो हो गया बस। तो ये जो शुरू में हमने एग्जांपल लिया उसी से कंटिन्यू किया होता तभी हो जाता। तो पहला एग्जांपल किसी को डिस्कार्ड नहीं कर पाया, दूसरा एग्जांपल सी डी को डिस्कार्ड कर दिया, तीसरा एग्जांपल बी को डिस्कार्ड कर दिया, तो हमारा ए करेक्ट ऑप्शन हो गया, दैट्स ऑल। तो यू वी डब्ल्यू में वी डब्ल्यू इक्वल यहाँ लिखूंगा यू वी डब्ल्यू, सो वी वी कर दो, तो यही है यू वी माइनस वी हो गया। लेकिन यहाँ पे तो इक्वल होना चाहिए था लास्ट दो कोऑर्डिनेट, और यहाँ दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए आउट हो गया, ये सही है बस। सो दिस इज ओके, इस तरीके से आप कर लो। नेक्स्ट बताइए। 50, ओके चलिए बढ़िया, आपने सारे ट्राई कर लिए। इससे फायदा कि आपके सब्जेक्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है आपके, जो डाउट्स एक तो होंगे वो स्ट्रांग हो जाएंगे, और ये आप सच में आप जनरली कर पा रहे हो, तो एग्जाम के ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे जो आप मतलब ऐसा नहीं हो कि समझ नहीं आएगा या कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब एग्जाम के ही तो क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हर साल CSR नेट में आते हैं जो आ चुके हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता नहीं है लेवल का या कॉन्सेप्ट का। तो अगर ये सब अच्छे से कर पा रहे तो एग्जाम में इजीली आप अच्छा कर पाएंगे एटलीस्ट। ऐसे करके सारे टॉपिक वाइज अगर आप कर जाओ, PYQ टॉपिक वाइज, बाद में उसी पेपर को आप ईयर वाइज कर जाओ, अभी टॉपिक वाइज कर रहे हो ना, बाद में ईयर वाइज सॉल्व करके देख लो। अगर आप मान लो घर पे 150 200 नंबर ला पा रहे हो, 150 प्लस, तो आप अच्छे फिर एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये है। तो जिसको PYQ में पकड़ है वो एग्जाम में इजिली निकाल लेगा, बस अरते वो खुद से ट्राई करे। हाँ 50 ना 50 ये कह रहा है कि U1 U2 UN विद ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। एक तो ऑर्थो नॉर्मल और ऑर्थोगोनल में क्या डिफरेंस है,
हाँ मतलब ईच वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ऑर्थोनॉर्मल में, है ना, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। सो ऑर्थोनॉर्मल जो आप कह रहे हो ना u1 डॉट u1 1 आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है मॉड u1 का स्क्वायर 1 आ गया, मॉड u1 1 आ गया। तो ऑर्थोनॉर्मल में ईच वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्चुअली। और ऑर्थोगोनल में जस्ट ui डॉट uj 0 होगा, यही ना बस। तो ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, मतलब ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं और एक का डॉट प्रोडक्ट दूसरे के साथ 0 होगा। अच्छा, तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है Cn का एज अ कॉलम वेक्टर्स, ठीक है। तो ये खुद कॉलम वेक्टर्स हैं, तो सबका मैग्नीट्यूड 1 है और डॉट प्रोडक्ट 0 है। m दे दिया u1 से uk, n दे दिया uk प्लस 1 से un तक। p एक डायगोनल k क्रॉस k मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एंट्रीज हैं। सो p कोई डायगोनल k क्रॉस k की मैट्रिक्स है ना, k क्रॉस k का कोई डायगोनल मैट्रिक्स है p जिसका डायगोनल एलिमेंट है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k। अच्छा, so which of the following is true, which among the following is true। अच्छा, तो कौन सा ट्रू है, रैंक ऑफ एम पी एम ट्रांस एम स्टार है, तो स्टार का मतलब क्या लिखा नहीं है यहाँ पे। सो व्हाट इज, हाँ लेकिन ये तो कॉम्प्लेक्स से लिया ना, ठीक है। तो वो ट्रांजुगेट हो गया ना, ट्रांसपोजर कॉन्जुगेट, ट्रांजुगेट हो गया। सो एम पी एम स्टार का रैंक के होगा, एम पी एम स्टार का ट्रेस समेसन अल्फा आई होगा, रैंक एम स्टार एन का मिनिमम होगा के और एन माइनस के में, रैंक एम एम स्टार प्लस एन एन स्टार। तो ये बताइए मैट्रिक्स एम का भी ऑर्डर क्या है। तो जो m है मैट्रिक्स, वो एक्चुअली ईच वेक्टर में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो n रोज हैं, k कॉलम्स हैं, और n जो है अगला n मैट्रिक्स जो है कैपिटल N, वो आपका n रोज हैं एंड नहीं n माइनस के ना, हाँ n माइनस के, क्योंकि k यहाँ लेस देन n है एक्चुअली, सो दैट k इज लेस देन n, ये बता रखा है k इज लेस देन n। सो p कोई डायगोनल मैट्रिक्स है k क्रॉस k, अब p एक k क्रॉस k की डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ यहाँ पे एंट्री अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k है, बाकी 0 है। तो आपसे बोलना चाह रहा है ये एम पी एम स्टार, ठीक है। तो कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा ये डायगोनलाइजेबिलिटी अगर कॉन्सेप्ट यूज करें हम, आपने सुना ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, तो उसमें होता था हाँ एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। एम पी एम स्टार का कह रहा है कि समेसन, तो इसमें बस ये ध्यान रखना है इसमें क्या हो रहा है। इसमें अगर देखोगे u1 अप टू uk है, ओके। सो अगर वेक्टर एज अ वेक्टर इसको सॉल्व करोगे आप, तो एक काम करें, मैं फिर से एक एग्जांपल बनाता हूँ आपके सुविधा के लिए। देखिए, सो u1 को मैं अज्यूम कर लेता हूँ 1 0 0 0, ठीक है। u2 इज 0 1 0 0 0 एंड सो ऑन, समझ गए। तो आप यहाँ से इजीली m बना पाएंगे, m क्या है 1 0 0 0 एंड सो ऑन 0 1 0 0, इस तरह से ये है। सो m तो एक्चुअली n क्रॉस k है, n कॉलम्स है। अच्छा यहाँ देखना पड़ेगा मुझे
कि के, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, यहाँ पे ये के तो छोटा है ना, तो कॉलम्स कम है, रोज ज्यादा है, तो U1 में पहला एलिमेंट, यूके में kth एलिमेंट ना, ईच में n है, मतलब 1 0 0 0 होगा, सो यहाँ पे चलता रहेगा 0 1, तो यहाँ पे 0 0 हो सकता है 1 हो, फिर 0 0 चलेगा, यहाँ पे ऐसा होगा ना, मतलब जो k क्रॉस k का ब्लॉक होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। n मोर देन k है ना यहाँ पे, तो n क्रॉस n की अगर मैट्रिक्स बनाओ, ये एक्चुअली n क्रॉस k है, तो रोज ज्यादा है, कॉलम्स कम है, तो k इज, ये जो होगा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी k क्रॉस k की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर एक ब्लॉक ले लेंगे उसके नीचे 0 है, सेम यहाँ पे अब आएंगे, तो यहाँ से स्टार्ट होगा एक्चुअली, यहाँ पे n माइनस के ना, है ना, n माइनस के जो होगा बड़ा है 0 से, ठीक हो, तो 0, हाँ अब ठीक है, तो अभी करें m, हाँ ठीक है, हाँ वो तो 1 हो जाएगा। हाँ तो मतलब ये कह रहे हैं ना, ये बी ऑप्शन ट्रू होगा, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। ए में रैंक, तो ए में रैंक कितना होगा, हाउ विल यू डिसाइड द रैंक, रैंक इज द नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट, तो एम पी एम स्टार का, अच्छा चलो एक मिनट, एम पी एम स्टार मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या होगी, एन क्रॉस एन रहेगी, तो क्या इसका, अच्छा ये सिंगल करेक्ट है मल्टीपल करेक्ट, ये भी देखना पड़ेगा कई बार ना इसमें, इज ट्रू है ना, अच्छा इज आर नहीं है ना, इज ट्रू है जस्ट, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अभी आगे देखते हैं, अच्छा इसके हिसाब से आप करके बताओ ना क्या आएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा इसमें प्रॉब्लम हो रही ना आपको, तो एक काम करो, देखो एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट करने का नहीं है आपको, आप मान लो n को मान लो 4 है एग्जाम्पल के लिए, k को मान लो 2 है, तो n माइनस के भी 2 आ जाएगा, तो इतना टाइम पास नहीं करना है, फिर डिस्कार्ड कर लो फटाक से, ये है। तो अगर आप ऐसा बना लिया आपने, तो जो m है ना 1 0 0 0 0 1 0 0, बस ये हो गया, इतना ही हो गया, क्योंकि k को मैंने 2 लिया हुआ है ना, सो ये 4 क्रॉस 2 हो गया, n आपका हो गया, यहाँ देखिए n आपका 4 है, ये भी 4 क्रॉस 2 ही होगा, सो ये होगा 0 0 1 0 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स है आपका एम एन, ठीक। अब आप p की बात करो, हमने k को 2 रखा है, सो p इज अल्फा 1 0 0 अल्फा 2, अब करो आप प्रोसेस इसके साथ, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, आप आसान बना के सॉल्व कर लो, जनरल करोगे बहुत टाइम लगेगा, हमारे पास इतना टाइम होता नहीं एग्जाम में ना, ये है। सो बताइए क्या होगा अब, अगर मैं यहाँ पे एम पी एम स्टार निकालता हूँ, हालांकि वो कॉम्प्लेक्स एंट्री से भी था, लेकिन मैंने रियल लिए हैं, हाँ कॉम्प्लेक्स भी ले सकते, क्योंकि रियल में तो हाँ हाँ एक एग्जाम्पल, ठीक है 1 0, ठीक है, और ये आपके पास है, बनाइए, बताइए क्या आएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एन मैंने 4 दिया हुआ है, हाँ अच्छा एक मिनट, मैंने एन ले लिया गलती से, एक मिनट, हाँ वो मेरी गलती की यहाँ पे, सो 1 0 0 0 0 1 0 0, हाँ वो मैंने गलती कर दी, ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप, 4 क्रॉस 4 है ना, और 0 0 0 0, अब हमने चूंकि एग्जाम्पल लिया है, तो अगेन मैं बोलूंगा एग्जाम्पल क्या करेगा,
हाँ, क्योंकि इसमें दो ही हमने किया ए बी, तो ट्रेस इसका अल्फा 1 अल्फा 2 आ गया, के को 2 लिया हुआ है, और रैंक कितना है 2 हो जाएगा, रैंक भी 2 है जब डिफरेंट है। तो इस एग्जांपल ने, क्योंकि ट्रिवियल एग्जांपल है ना ये, इसलिए हेल्प नहीं किया फिर से। सो द ट्रिवियल एग्जांपल डिडंट हेल्प। क्योंकि सर ट्रू ही दिख रहा है ना वैसे तो। अच्छा, एम स्टार एन निकालेंगे तो क्या होगा? अगर बाकी मुझे एम स्टार एन क्या होगा यहाँ से, एम स्टार मतलब ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, एम स्टार एन यहाँ से निकाले तो एक्चुअली मैंने वैसा किया ना, टू टू ले लिया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। 1 3 लेंगे ना तो आसान भी पड़ता है, टू टू में प्रॉब्लम है। जैसे अब यहाँ मिनिमम के एन माइनस के दोनों 2 हो गया, तो अब डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। एम स्टार एन क्या आएगा? सो एम स्टार एन ट्रांसपोज लेंगे, फिर एन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है रैंक जो होगा इसका जीरो मैट्रिक्स का रैंक कितनी होती है, तो सी तो गलत हो गया। तो यहाँ तो रैंक कह रहा है 2 आ जाएगा, क्योंकि के भी 2 है एन माइनस के भी 2 है, तो ये आउट हो गया। ऐसे ही डी का बताइए, एम एम स्टार एन एन स्टार का सम क्या हो जाएगा? सो एम एम स्टार कितना आया, एम एम स्टार कितना आएगा, मतलब एम एम ट्रांसपोज। और ऐसे ही एन 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 स्टार कितना आएगा? अच्छा ठीक है, तो यहां से आपने क्या देखा, 0 0 0 0 यस। तो यहां से जब ऐड करेंगे तो ये 4 × 4 की आइडेंटिटी हो गई, तो उससे क्या आ गया, रैंक तो 4 आ जाएगा एन के इक्वल, तो ये भी गलत हो गया। तो एटलीस्ट इसने इतना हेल्प किया इस एग्जांपल ने कि सी डी ऑप्शन को आउट कर दिया। अब हमने ऐसा एग्जांपल लिया कि ए बी दोनों को ट्रू कह रहा है, तो मुझे एक ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा जो ए बी को किसी एक को डिस्कार्ड कर दे, तो काम हो जाएगा। सो अभी हमारे लिए ये है कि हमारे लिए ऑप्शन अब सी डी तो आउट हो चुका है, तो अब जो ट्रू होगा या तो ए या बी, ये तो गारंटी है कि या तो ए ट्रू है या बी ट्रू है। अब ये डिसाइड करना है ए ट्रू है कि बी ट्रू है। हाँ ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कम्यूट करता है ना, नहीं स्केलर मैट्रिक्स हमेशा कम्यूट करेगा सबके साथ। डायगोनल एसोसिएटिव होगा, यहाँ पे मैं अगर ऐसा सोचूं, तो कुछ दूसरा बनाइए इसमें एग्जांपल, तो ए बी में से कोई एक ही ट्रू होगा, दोनों तो ट्रू नहीं होगा। सो आपको देखना है कि कौन सा ट्रू होगा, ये है। देखो अभी मैंने ट्रिवियल एग्जांपल लिया, अब सोचो मैं ऐसा करूं, अगेन मेरा एन 10 ही है, समझिए आप, अभी गलत हो जाएगा इसमें ना, बी वाला गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? सो एन में अभी भी 4 ही ले रहा हूँ, के मैंने 2 ही लिए, ठीक। सो एन माइनस के भी 2 हो जाएगा, जो एम है मेरा वो ये हो जाएगा, मैं ऐसा लेता हूँ 0 1 0 0, और यहाँ लेता हूँ 0 0 1 0, ठीक। ये मेरा एम हो गया। अभी देखिए अब वो डायगोनल पे, अभी डायगोनल पे क्यों आ रहा था, क्योंकि हम आइडेंटिटी ले रहे थे यहाँ पे, तो भी आ रहा था ना, अब नहीं आना चाहिए। सो एन मेरा अब बनेगी, एन में लेता हूँ 1 0 0 0 0 0 0 1, ये ले लिया मैंने अब, ठीक। अब आप कीजिए जरा इस, अच्छा एन का तो काम ही नहीं, एम का काम है, बस एम का ही काम है। अब बताइए एम पी एम स्टार क्या आएगा, और पी तो आपको पता ही है, पी ये था अल्फा 1 0 0 अल्फा 2, तो बी आउट हो जाएगा, ए ट्रू हो जाएगा।
जा रहा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ आ गया तो मुझे कुछ ऐसा फिर हाफ हाफ करके लेना पड़ेगा फिर तो, या चूंकि ऑर्थोगोनल है ना तो वैसा होगा फिर तो। अच्छा बी दे रखा था, ए फिर डिस्कार्ड होगा, चेक कीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था, देख करते हैं क्या होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो 0 1 0 0, अब इसका कीजिए जरा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ हाँ वैसा कर सकते हैं आप, के को 3 ले लीजिए। सो वो भी कर सकते हैं आप। तो के को जब 3 मतलब वही कह रहा हूँ, कुछ बनाओगे ना डिफरेंट केसेस, कोई एक आउट हो जाएगा तो वो आप देखना पड़ेगा क्या होगा, हो तो जरूर जाएगा। अगर वैसा करेंगे तो 0 0 इसको आप आगे कर लीजिए कंटिन्यू। 0 0, अरे यार क्या हो गया। सो यहाँ एक मैट्रिक्स बना लो, 0 0 0 1 ले लो चाहो तो, या 1 यहाँ स्टार्ट कर लो, 1 0 0 ले लो, ऐसा करके। और इसके साथ करके देखिए तो आप करेंगे कोई ना कोई एग्जांपल ऐसा होगा जो किसी एक को आउट कर देगा। तो जैसे आप बता रहे हैं कि बी ही सही है तो ए फिर आउट होगा, अगर वो तो कर। ठीक है, अच्छा तो मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसा करूं एक ही रो में 1 1 ले लूं ऐसा। हाँ तो वो भी कर सकते हो, किसने कहीं रेस्ट्रिक्ट तो किया नहीं है। तो हम ये भी कर सकते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0, ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहो तो यही ले लो, ये भी सुटेबल है। तो डिस्कार्ड ही तो करता है ना, तो वही आप डिफरेंट। अच्छा ओके ओके, तो अब जाके ये चेंज कर देगा रैंक को। हाँ क्योंकि हमने तो इसका अभी जो रैंक अभी तक मैं ले रहा था एक्चुअली ऐसे ही ले रहा था कि रैंक के हो रहा था एक्चुअली। अब तक मैं एम ऐसे बना रहा था अभी तक कि रैंक के हो जा रहा था। तो रैंक जब के हो जा रहा था तो वो जाके यहाँ पे मैच कर दे रहा था रैंक को हमेशा। अभी मैंने क्या किया, रैंक कम कर दिया, आपने इसका रैंक 1 कर दिया। अब तो रैंक इसका प्रोडक्ट लेंगे तो इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। तो रैंक तीनों के मिनिमम से भी कम आएगी या मिनिमम आ सकती है। तो अभी तक हाँ, तो आपने सही पकड़ा है। तो मैं अभी तक जो एग्जांपल ले रहा था वो चूंकि ऐसा एग्जांपल जहाँ के रैंक था तो प्रोडक्ट करने में भी के ही आ जा रहा था। अब के नहीं आएगा, यहाँ 1 कर दिया तो रैंक 1 से ज़्यादा आएगी ही नहीं, तो प्रोडक्ट की भी रैंक 1 से ज़्यादा आएगी ही नहीं। तो नाउ ये आउट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, सही कहा आपने। तो उससे हो जाएगा। तो इससे हिट एंड ट्रायल में यही थोड़ा होता है कि थोड़ा क्या एग्जांपल चूज करें कि ऑप्शन आउट हो जाए। तो जब ट्राई करेंगे तो क्विकली आपको समझ आने लगता है ये। टाइम है ना हमारे पास, कितना टाइम हुआ है? हाँ हमारे 9:30 होता है, 9:30 दूसरा बैच है, ठीक है। हाँ चलिए तो नेक्स्ट बताइए। 6 2, ओके। कह रहा है कंसीडर द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स n जो कि 4x4 की है, इस तरीके से कि ये जो है बेसिस है रो ऑफ n का, ठीक, मतलब रो स्पेस का समझिए। और 1 2 1 4 बेसिस है नल स्पेस ऑफ n का, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एक ऐसी मैट्रिक्स m होगी 4x4 की जिसमें ये बेसिस होगा कॉलम का और ये बेसिस नल। अच्छा मुझे रैंक नलिटी थ्योरम आप जानते हैं? हाँ तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स मींस व्हाट? नहीं नहीं आप समझे नहीं। चलो ये 4x4 की मैट्रिक्स है तो मैं बोल रहा हूँ रैंक ऑफ n प्लस नलिटी ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट? 4। क्यों, ये 4 क्या रो वाला है या कॉलम वाला है? हाँ कॉलम वाला है ना, अगर 3x4 हो तब भी 4 ही होती है एक्चुअली, ये चीज है जी। तो यहाँ पे सिंपल है ना। अब देखिए आप, मैं ये क्या है, रो स्पेस का एलिमेंट, आपको पता है रैंक की डेफिनेशन क्या है? रोज, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज। तो ये बताया रो स्पेस है, तो इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं आप। बताइए क्या है डायमेंशन? मल्टीपल तो नहीं है ना? मल्टीपल है एक दूसरे का, तो मल्टीपल नहीं, इसका डायमेंशन 2 है।
और ये नल स्पेस है, इसका डायमेंशन क्या होगा? तो रैंक प्लस नलिटी, और यहाँ होना चाहिए था, तो देयर विल नॉट एग्जिस्ट एनी मैट्रिक्स, है ना? सेम यहाँ पे है, इवन रैंक इज द नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, सेम ही है। तो इसका भी डायमेंशन क्या? अब देखिए मल्टीपल तो नहीं है ना, देख लीजिए, तो यहाँ पे 1 1 1 0 0 1 1, तो मल्टीपल तो नहीं है, तो डायमेंशन 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने थोड़ा सा 2 दिया है, तो ये क्या है? ये भी मल्टीपल नहीं है, राइट? ये कॉलम स्पेस, तो नल स्पेस डायमेंशन 2 डायमेंशन 2, तो डायमेंशन कितना आ जाएगा? तो ये ट्रू हो सकता है, देयर में एग्जिस्ट। बस यही पूछना चाह रहा था, तो रैंक नलिटी थ्योरम पे बनाया है क्वेश्चन ये। हाँ हाँ, तो बनाना चाहते हो मैट्रिक्स भी बना सकते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे देखिए, तो अगर वो मैट्रिक्स बनाना हो कि व्हाट इज दैट मैट्रिक्स, अगर जैसे B इज ट्रू, तो एक मैट्रिक्स ढूंढना है, देयर एग्जिस्ट बोल रहा है ना, तो अगर आप एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढ लेते हैं तो काम हो जाएगा। कैसे ढूंढेंगे? तो ये कह रहा है कि आपको बोला था इसने कि ये जो है ये बेसिस है कॉलम का, तो मतलब कॉलम इसका क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है। जो कॉलम होंगे वो इसके मल्टीपल्स ही होंगे, तो मल्टीपल्स ही होंगे, तो इसका क्या मतलब है कि मान लो 1 1 1 1 0 ही ले लो, आप चाहो तो चलो यही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 0 1 1 ले लो। अगला इसका मल्टीपल ले लो, क्योंकि वो है ना, तो डायमेंशन 2 है ना इसका, तो रैंक 2 होनी चाहिए मैट्रिक्स की, तो रैंक 2 होनी चाहिए, तो क्या होगी? अच्छा वो चेक करना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है, बताओ इसका मल्टीपल ले लो, 2 2 2 0 ले लो, 2 0 2 2 ले लो, मान लो, ठीक है। लेकिन वो देयर एग्जिस्ट बोला है, तो मुझे इसको भी यूज करिए। नल स्पेस का इसका क्या मतलब है? ये इसका क्या मतलब है? नल स्पेस का एलिमेंट है, तो जो नलिटी है वो क्या होगी? ये नल स्पेस में होने का क्या मतलब है? V, मान लो V बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स M, इसका क्या मतलब है? नल स्पेस का क्या डेफिनेशन होता है? नल स्पेस ऑफ M का डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ दोज वेक्टर्स सच दैट MV इज इक्वल टू 0, यही है ना, ये नल स्पेस है, कि वैसे वेक्टर जिसके लिए MV 0 हो जाए। तो मुझे बता रखा है इसके लिए 0 है, तो एक मैट्रिक्स आप बना भी सकते हैं वैसा कि ये वो वेक्टर जिसके लिए 0 हो जाता है। तो हमें ऐसा यहाँ बनाना पड़ेगा कि आपको देखना है कि मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ इससे, क्योंकि हमें तो दे रखा है ना रैंक नलिटी दोनों, तो हमें वैसे सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो मैं ये अपनी मर्जी से ले रहा था, तो मैं ऐसे बनाऊंगा। कौन सी मैट्रिक्स? हाँ हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आनी चाहिए, यस एग्जैक्टली। और फिर 0 1 0 1 0 है, तो 1 0 1 0 है, तो अगर आप -1 -1 तो -1 -1 0। अब आप चेक कीजिए ये क्या 1 0 1 0 सेटिस्फाई करेगा इसको? यस कर जाएगा, हाँ डन। तो ये सुटेबल एग्जांपल है, तो वही मैं ढूंढ रहा था। तो इसकी रैंक ये है, नलिटी आप फाइंड करेंगे यही आएगी, क्योंकि हमें देखना था कि ऐसा बनाऊं मैं कि ये और ये प्रोडक्ट मतलब नल स्पेस है ना, तो ये MB 0 हो जाए, तो ये है, तो V1 V2 था, ये V1 V2 था, ये कॉलम कॉलम कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। तो जो 65 है, ठीक है, AB कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? आर ट्रू, अभी मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। तो A कॉम्प्लेक्स एंट्री कौन सा? AB और A प्लस B इन्वर्टिबल होगा, तो A इनवर्स और B इनवर्स भी इन्वर्टिबल होगा,
तो मान लो a को i और b को माइनस i, नहीं सॉरी मैं ऐसा बनाऊंगा कि इन्वर्टिबल रहे ना a प्लस बी, तो मुझे सोचना है कि a प्लस बी इन्वर्टिबल हो, ऐसा सोचना है। हाँ मुझे लग रहा है थ्योरम से रिलेटेड ही है कि डायरेक्ट थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं। अगर थ्योरम याद है ठीक है, नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल बनाएंगे। जैसे मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूं मान लो, चलो तो बी ऑप्शन गलत नहीं हो गया, ए बी दोनों को आइडेंटिटी ले लेता हूं मैं, बताइए ए एंड बी बोथ आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बी स्टेटमेंट आउट हो गया और ए ट्रू होगा। मुझे लग रहा है ए थ्योरम है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है ट्रू होना चाहिए। देख लेते हैं रुकिए, क्योंकि ए इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, बी इन्वर्टिबल है तो बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स के बारे में सोचना है मुझे, तो चलो सो हमने कहा बी ऑप्शन फॉल्स है। अगर ए को मैं आई ले लूं और बी को भी आई ले लूं तो हमारा बी ऑप्शन फॉल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए बी निलपोटेंट है तो बी ए भी निलपोटेंट होगा। ये सब थ्योरम है, देखो सी भी ना थ्योरम के स्टेटमेंट, आपको देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू होगा तो थ्योरम होगा। नहीं नहीं, ए बी और बी एक आई थिंक ट्रेस इक्वल होता है। आइगन वैल्यू नहीं, ए बी का ट्रेस इक्वल नहीं होगा। ओके हाँ डिटर्मिनेंट सेम है। ठीक है, अभी अब ए निलपोटेंट क्या होता है, ये सी ऑप्शन क्या करना है, निलपोटेंट का क्या मतलब हो गया। नहीं नहीं, कोई एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ये जीरो मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए इज जीरो और डिटर्मिनेंट बी इज जीरो, कोई एक तो जीरो होना ही है। तो बी ए के पास भी जीरो आइगन वैल्यू तो हमेशा होगी, है ना। और जीरो अगर आइगन वैल्यू होगी तो क्या जरूरी है, सम पावर लेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। डिटर्मिनेंट जीरो होगा, बट निलपोटेंट होने की क्या गारंटी है, तो प्रूव करके देखना पड़ेगा। एक मिनट, तो ये ऐसा चल रहा है ना, ए बी ए बी ए बी ऐसे चल रहा है। और जब हम बी ए की बारे सोचेंगे, बी ए के बारे में, यहाँ पे तो आ जाएगा बी ए ले लेंगे तो n-1 आ जाएगा, और बाहर ए और बाहर बी बचेगा एक, है ना। तो क्या ऐसा होगा, और लास्ट वाला क्या कह रहा है, अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए बी और बी ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल होगा। एक मिनट से होगा, जरा फोन देना मेरा। तो इसमें क्योंकि तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्रूफ करें हम लोग या काउंटर एग्जांपल ढूंढे, तो वही चाहिए ना, गलत प्रूफ करने के लिए काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, और सही प्रूफ करने के लिए प्रूफ लिखना पड़ेगा, या थ्योरम का स्टेटमेंट याद हो आपको, और कोई दूसरा ऐसे ऑप्शन बहुत ज्यादा है नहीं, है ना, ये चीज है। कौन सा इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है, बी करेक्ट है ना, मतलब बाकी ए सी डी करेक्ट है, आप ये कह रहे हो। हाँ वही तो, क्योंकि अगर आप काउंटर एग्जांपल हम बनाएंगे भी ना तो नहीं निकाल पाए, क्योंकि जो स्टेटमेंट ट्रू है उसका कोई काउंटर एग्जांपल हो ही नहीं सकता। तो हम बहुत सारे एग्जांपल बनाएंगे लेकिन नहीं मिलेगा, तो हमारे अंदर एक आइडिया आएगा कि ट्रू तो नहीं है,
और अगर अब ट्रू है तो प्रूव करने का एक ही तरीका है कि उसको मतलब जस्टिफाई करने का एक ही तरीका है कि उसको आप प्रूफ लिखो उसका। तो एंट्रेंस में प्रूफ रिकमेंडेड नहीं होता है, तो आप या तो कोई लॉजिकली डिसाइड करो या बहुत सारे एग्जांपल लिया तो आप कन्विंस हो जाओ कि ये ट्रू स्टेटमेंट है ऐसे करके, या आप कोई इंट्यूशन से प्रूव कर लो इसको, क्योंकि प्रॉपर प्रूफ लिखने का टाइम नहीं है ना हमारे पास। या दूसरा तरीका होता है जनरली इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरम के स्टेटमेंट होते हैं, तो थ्योरम आपको याद हो या तो ये तरीका हमारे पास है। सो जैसे ए पहला तो ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि ए प्लस बी इन्वर्टिबल है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चूंकि ए प्लस बी इन्वर्टिबल है तो हमें क्या करना है, एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढ लेना है जिसका प्रोडक्ट मैं इसके साथ करूं और आइडेंटिटी आ जाए। सो हम एक काम करते हैं ना, देखिए मान लो ए की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है, बी की आइगन वैल्यू लैम्डा 2 है, और अगर ए बी कम्यूट करती तो, लेकिन चूंकि इन्वर्टिबल है तो ये नॉन जीरो होगा, ये भी नॉन जीरो होगा, राइट। अब ए इनवर्स की आइगन वैल्यू कितनी है, 1 बाई लैम्डा 1, और v इनवर्स की 1 बाई लैम्डा 2, और मुझे ये पता है कि a प्लस बी की आइगन वैल्यू नॉन जीरो इन्वर्टिबल है, डिटर्मिनेंट a प्लस बी। सो हालांकि यहाँ से, लेकिन ऐसा तब बोल पाएंगे आप अगर ए बी कम्यूटेटिव होता, तो हम बोलते कि a प्लस बी की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 प्लस, समझ रहे ना मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर a की आइगन लैम्डा है, b की लैम्डा 2, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि a प्लस बी की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, कैसा बोल सकते हैं इन जनरल? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे a की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है, b की लैम्डा 2 है, तो क्या हमेशा ऐसा होगा कि a प्लस बी कम्यूटेटिव होगा? अगर a एंड b कम्यूटेटिव है, मतलब ए बी बराबर बी ए है, मान लो कम्यूट कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट कम्यूट ए बी बराबर बी ए है, तो ऐसा होगा। जैसे आप देखते होंगे आइडेंटिटी के लिए हम कर देते हैं, अगर आइडेंटिटी प्लस ए होता तो 1 प्लस लैम्डा 1 पक्का आइगन वैल्यू होता आई प्लस ए का। उसकी वजह ये है क्योंकि आई एंड ए आर कम्यूट, ऑलवेज कम्यूट, तो वो लॉजिक है यहाँ पे। सो ऐसा तब होगा जब कम्यूट करेगा। तो मान लो मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कम्यूट कर रहा है, तो उस केस में ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स की आइगन वैल्यू 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2 हो जाएगी। ओके, एंड इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो ये अगर कम्यूट कर रही है तो ऐसा है, या इसका प्रॉपर प्रूफ लिख सकते हैं दूसरे तरीके से हम लोग। सो अच्छा, इसको प्रूव करने का तरीका ये है, मान लो मैं ए बी की पावर कोई नंबर n लिख रहा हूँ, जैसा अभी लिख रहे थे ना, तो आप ये कह रहे थे ना ऐसा हो जाएगा कि जैसे ए बी मैं ऐसा लिखता हूँ ए बी, तो क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा बी ए की पावर n माइनस 1 टाइम बी, यही है ना। अब यहाँ पे तो कोई ना कोई पावर ऐसा होगा जो इसको जीरो बना रहा होगा ना, यहाँ पे समझिए कि अब ए बी को बी ए कर दो, यही चीज मैं बी ए के साथ कर सकता हूँ, बी ए की पावर n लूंगा तो ये आ जाएगा बी ए बी की पावर n माइनस 1 इंटू, या n प्लस 1 से स्टार्ट कर लो, a आ जाएगा। सो जैसे n प्लस 1 पावर ले ले मान लो, हाँ हाँ एक अज्यूम कर लेंगे, दूसरे को प्रूव कर देंगे, जीरो हो जाएगा, यही होगा एक्चुअली। है ना, हाँ एक तो जीरो है ना, एक तो मुझे मिल ही रहा है ना कि जीरो है, मैं पावर n प्लस 1 से स्टार्ट करता हूँ मान लो, तो यहाँ पावर n और ये जीरो है तो वैसे ही जीरो हो जाएगी।
क्योंकि आप अज्यूम करेंगे मान लो बी ए कम निपोटेंट है तो बी ए की पावर समथिंग 0 होगी, तो उसका अगला पावर ए बी की 0 हो जाएगी पक्का। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने n+1 से स्टार्ट किया, आ गया। तो मान लो ए बी की पावर n 0 है, तो गारंटी है कि बी ए की पावर n+1 0 होगा। या अगर ए बी की पावर n, मतलब यहाँ मैं n+1 ले लेता हूँ, यहाँ n ले लो आप, तो ए बी की पावर n अगर 0 है मान लो, तो बी ए की पावर n+1 0 होगा, तो हो गया प्रूफ। तो ये प्रूफ है सी स्टेटमेंट का। तो इस तरीके से देखना पड़ेगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए बी एंड बी ए आर इक्वल इफ ए इज इन्वर्टिबल। तो ए इन्वर्टिबल है तो उससे फायदा ये होता है इन्वर्टिबल होने से कि रैंक दोनों का प्रिजर्व रहता है। ए बी एंड बी ए का रैंक इक्वल रहेगा अगर ए इन्वर्टिबल है, हाँ, या प्रिजर्व तो रहेगा ही, हाँ, दोनों का रैंक बी का इक्वल रहेगा। और रैंक तो ठीक है हमें, तो ये सब थ्योरम ही एक्चुअली है ना, ये सब तीनों थ्योरम है। तो हमें प्रूफ लिखने पड़ेंगे अगर आपको जस्टिफाई करना है इन डिटेल, सो वी हैव टू राइट प्रूफ, एक्चुअली यही चीज़ है। अदरवाइज काउंटर एग्जाम्पल से देखना पड़ेगा। तो प्रूफ वही आप समहाउ ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं, बुक में तो नहीं मिलता है। क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड टाइप कर दो। जैसे आपको इसका प्रूफ देखना है ना, तो आप सिर्फ ये लिख दो इफ ए बी एंड ए प्लस बी आर इन्वर्टिबल देन दिस इन्वर्टिबल। बहुत सारे आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, किसी न किसी वेबसाइट पे या किसी न किसी पीडीएफ में समहाउ मिल सकता है, ढूंढना पड़ेगा लेकिन उसके लिए ये, या ट्राई करना पड़ेगा खुद से। सो नेक्स्ट बताइए, तो नेक्स्ट क्या है? अच्छा 9 हो गया, तो अभी स्टॉप करते हैं। अब जो रह गया कल, अभी क्लास में लूंगा 1 तारीख तक रेगुलर मैं क्लास लूंगा। अभी पवन सर ने भी बहुत सारी क्लासेस ली हैं, उन्होंने स्टैट्स पढ़ा रहे थे। स्टैट हालांकि मैं भी करा सकता हूँ, लेकिन चूंकि टाइम का बहुत इशू, 3-4 बैच चल रहा है ना, तो अभी 1 मई से अगला बैच स्टार्ट है गेट का, तब तक मैं फ्री हूँ, तो 1 मई तक मैं ही क्लास लूंगा अभी। तो उसमें जितना हेल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें मेरा पर्पस मैं पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ कि मुझे खुद सीखना है, तो इसके थ्रू अगर आप लोगों का फ़ायदा होता है तो उसमें मेरा कोई लॉस नहीं है ना। तो उससे आपका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, मेरा भी फ़ायदा हो रहा है, ये है। सो ये इसमें लीनियर अलजेब्रा के टोटल 88 क्वेश्चन थे। अब जो बच्चा इसको, इस पीडीएफ को आप अगर 4-5 बार सॉल्व कर लो खुद से, मतलब एक बार में लगता है हो गया है, लेकिन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो 4-5 बार अगर इस 88 क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, तो लीनियर अलजेब्रा में आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि ये एग्जाम लेवल के ही क्वेश्चन हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, और यही कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है, उसी कॉन्सेप्ट पे अगर नए क्वेश्चन भी आएंगे तो उन्हीं कॉन्सेप्ट पे होगा जो इसमें यूज हो रहा है। तो पीवाईक्यू पे पकड़ आपको अच्छी हो जाएगी, तो आप आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे ही आप, ये है। क्योंकि ऐसे ही आप ज़्यादातर लोगों से ही सुनेंगे, पीवाईक्यू में बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी चाहिए आपके कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्या क्या उसमें है ना। तो ठीक है, इसमें जो आपके डाउट्स रह गए वो हम डिस्कस करेंगे। एक और मैंने भेजा हुआ ना रीएनालिसिस का, हाँ, तो वो दोनों आप सॉल्व करके कंप्लीट कीजिए। एटलीस्ट जो सिंसियर है उनका तो हेल्प कर ही सकते हैं, बाकी तो ऐसे एग्जाम के, क्योंकि मैं देखता हूँ ना बच्चे बहुत एग्जाम नहीं निकलता सर, क्योंकि वो एग्जाम के 10 दिन पहले सब जगते हैं। अभी ग्रुप में देखो कितने 55 लोग ज्वाइन किए बैच, लेकिन कितने लोग सिंसियर है? 1, 2, 4, 10 लोग मुश्किल से। ये सब सिंसियर कब होंगे? एग्जाम के 4 दिन पहले, कि सर कुछ ऐसा दवाई दे दो कि सीधा नेट का एग्जाम निकल जाए मेरा, और अभी उनको नहीं करना है, ये दिक्कत है। स्टैट्स वाली क्लास में बताते हैं सर, कभी 2 बच्चा कभी 3 बच्चा ज्वाइन करता है, ये है। तो मतलब समहाउ, हालांकि आप पता नहीं उनका क्या परफॉर्मेंस, हो बच्चे आप कैसे पढ़ा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, तो उनका मैं हेल्प ले रहा हूँ। तो मैं भी स्टैट्स क्लासेस मैं भी लूँगा एंड में, अगर ज़रूरत पड़ी तो, या डाउट मेरे से डिस्कस कर सकते हैं आप लोग, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या मैं देखता हूँ टाइम। नहीं, अभी तो मैंने हमेशा के लिए कर दिया 11 से 12। अगर वैसा है तो हम शाम को 5 से 6 भी डाउट क्लास रख सकते हैं, 5 से 6, हाँ, तो 5:30 से 6:30, क्योंकि मेरी क्लास अभी जो बैच टाइम है ना, अभी मैं 6:30 to 8 मेरा एक बैच है अभी ISI का चल रहा है, 8 to 9:30 अभी आपका है। ये 1 मई के बाद ये गेट बैच हो जाएगा, गेट 2025 के लिए। और उसके बाद 9:30 to 11 मेरा जैम का बैच है, और 11 to 12 डाउट क्लास है। सो 6:30 to 12 लगातार मेरी क्लास है। तो डाउट क्लास अगर मैं रखूंगा तो मैं 5:30 to 6:30 रख सकता हूँ, या तो ये भी कर सकते हैं कि या तो लास्ट में 11 से 12, वहाँ जिनको प्रॉब्लम है तो आप 5:30 to 6:30 वाले में कर सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं, तो मैं अभी प्लान करता हूँ। हाँ, वो कलेक्ट करके रखिए आप, नहीं तो एटलीस्ट इतना तो है मेरे पास, मैं बता देता हूँ आपको, कि जैसे मैं जहाँ अभी पढ़ा रहा हूँ जिस यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे तो यहाँ मंडे टू फ्राइडे वर्किंग है बस, ठीक है ना। तो सैटरडे संडे मेरा फ्री है ना। तो वो जो डाउट क्लास जो आप कह रहे हो वो हम सैटरडे संडे में रख सकते हैं, इस दिन मैं खाली हूँ, तो सैटरडे संडे में 5 to 6:30 डाउट क्लास रख सकता हूँ। फिर बाकी जो मेरा बैचेज हैं वो तो डेली का है, तो ये तो मेरा डेली कराएगा। 6:30 to 8 एक बैच है, 8 to 9:30 दूसरा बैच है,
9:30 to 11 तीसरा बैच है और 11 से 12 डाउट क्लास है। तो ये मेरा डेली का शेड्यूल रहेगा। बस मैं इतना कर सकता हूँ कि सैटरडे संडे चूंकि यूनिवर्सिटी मुझे जाना नहीं होगा तो मैं फ्री रहूँगा, तो उसमें इतना हम एक्स्ट्रा लोड ले सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाना होता है बाकी दिन, तो उस दिन मैं कॉलेज तो पढ़ाना नहीं सैटरडे संडे, तो कॉलेज की बजाय हम यही पढ़ा लेंगे। तो ये हो जाएगा, तो ये मैं अनाउंस कर देता हूँ। तो इस सैटरडे संडे से अभी आई थिंक कल सर क्या है आज दिन, अभी तो टाइम है ट्यूजडे है आज, हाँ तो अभी लेट है थोड़ा ना। तो इस सैटरडे संडे से हम लोग ये करेंगे, सैटरडे संडे ये भी चलेगी 5 to 6:30 डाउट क्लास। बाकी जो भी डाउट्स आप कलेक्ट करके रखिए, अगर 11 से 12 में ज्वाइन कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 सैटरडे संडे में 5 to 6:30 हम लोग डाउट क्लास रखेंगे, तो उसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।